नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय वायुसेना के भविष्य की, एक ऐसे मोड़ की जहां एक फैसला आने वाले कई दशकों की तस्वीर बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और भू राजनीतिक चुनौती है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सब की जरूरत ही क्यों है। असल में भारतीय वायुसेना एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। कागज पर हमारी ताकत 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में हमारे पास ऑपरेशनल हैं सिर्फ 31। ये जो गैप है ना, ये हमारी हवाई ताकत पर सीधा असर डालता है। और ये समस्या सिर्फ गिनती की नहीं है, बल्कि तकनीक की भी है। हमारे पास जो लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब 85% चौथी पीढ़ी की पुरानी तकनीक पर आधारित हैं, और सिर्फ 15% ही ऐसे हैं जो आधुनिक 4.5 पीढ़ी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारे पड़ोसियों से हवाई ताकत का ये अंतर बढ़ क्यों रहा है। फिर समझेंगे कि ये छठी पीढ़ी की तकनीक आखिर है क्या। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए क्या बेहतर है, इसे खुद बनाना या साझेदारी करना। अगर साझेदारी करें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का सबसे संभावित अगला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो कौन से बाहरी दबाव हैं जो हमें अपनी एयरफोर्स को तेजी से मॉडर्न बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए, हमारे आस पड़ोस का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ चीन है जिसके पास 200 से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टिल्थ फाइटर ऑपरेशनल हैं, और तो और उन्होंने अपनी छठी पीढ़ी के प्रोग्राम की पुष्टि भी कर दी है। ऊपर से तिब्बत में उनके एयरबेस हमारी सीमाओं के बहुत ही करीब हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन से J-35 स्टिल्थ फाइटर खरीदने की पूरी कोशिश में है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप बन रहा है, वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये छठी पीढ़ी या 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला, जिसके लिए इतनी होड़ मची हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक नया विमान नहीं है, बल्कि हवाई युद्ध के भविष्य में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक को पायलट की तरह काम करे, जहां एक अकेला पायलट ड्रोन्स के पूरे झुंड को कंट्रोल कर सके। इसमें ऐसे सेंसर हैं जो युद्ध के मैदान का 360 डिग्री व्यू देते हैं, और ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर स्टील्स टेक्नोलॉजी और लेजर जैसे हथियारों से लैस है। मतलब ये कि ये हवाई जंग के सारे नियम ही बदल कर रख देगा। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या भारत को ये भविष्य की टेक्नोलॉजी अकेले दम पर विकसित करनी चाहिए, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप में शामिल होना चाहिए? देखिए, ये फैसला सीधा साधा नहीं है। दोनों रास्तों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर भारत इसे खुद बनाता है तो जाहिर है हमें पूरी स्ट्रेटेजिक आज़ादी मिलती है, लेकिन इसमें रिस्क, पैसा और समय बहुत ज़्यादा लगेगा। दूसरी तरफ अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो लागत कम होती है और टेक्नोलॉजी तक पहुंच आसान हो जाती है, लेकिन इसके बदले में हमें अपनी आज़ादी से कुछ समझौता करना पड़ सकता है। तो एक रास्ता तो है हमारा अपना होम ग्रोन प्रोग्राम AMCA। ये एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिस पर DRDO और HAL काम कर रहे हैं, और इसका प्रोटोटाइप बनने की प्रक्रिया में है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत ने पहले कभी इस लेवल का फाइटर जेट या उसका कॉम्प्लेक्स इंजन नहीं बनाया है, और इसके पूरी तरह ऑपरेशनल होने में 2034-35 तक का वक्त लग सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर भारत साझेदारी का रास्ता चुनता है तो उसके सामने टेबल पर क्या-क्या विकल्प हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दुनिया में 2 बड़े ग्रुप हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। एक है GCAP, जिसमें UK, जापान और इटली शामिल हैं, और इसका टारगेट 2035 तक विमान तैयार करना है। दूसरा है FCAS, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है, लेकिन ये 2040 का लक्ष्य लेकर चल रहा है, और इसमें देरी की खबरें भी आ रही हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में GCAP में इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ बंदिशें हो सकती हैं, जबकि FCS शायद ज्यादा लचीलापन दिखा सकता है। पहला ऑप्शन है GCAP। ये प्रोग्राम भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ काफी अच्छे से मेल खाता है, क्योंकि इसमें जापान जैसा एक अहम पार्टनर है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन इंजन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर है, जो कि एक बहुत ही जरूरी पहलू है। दूसरा ऑप्शन है FCAS। अब फ्रांस के साथ हमारे रक्षा संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं, जिसका फायदा यहां मिल सकता है। लेकिन ये प्रोग्राम पहले से ही देरी और पार्टनर्स के बीच के आंतरिक विवादों का सामना कर रहा है, जो इसे एक जोखिम भरा सौदा बनाता है। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखें
तो आखिर भारत किस रास्ते पर जाएगा? एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? चलिए भारत के सबसे संभावित रास्ते का एक अंदाजा लगाते हैं। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भारत एक मल्टी ट्रैक या हाइब्रिड रास्ता अपनाएगा। मतलब ये कि अपना स्वदेशी एएमसीए प्रोग्राम तो पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा ही, उसे नहीं रोकेंगे, लेकिन साथ ही रिस्क कम करने और नई टेक्नोलॉजी तेजी से सीखने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप में भी शामिल हुआ जाएगा। एक तरह से दोनों दुनियाओं का बेस्ट पाने की कोशिश। और अगर इसे हम नंबरों में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 60% उम्मीद इस बात की है कि भारत कुछ शर्तों के साथ जीसी कैप प्रोग्राम में शामिल होगा। पूरी तरह से अकेले जाने की संभावना करीब 25% है, जबकि एफसीएएस में शामिल होने की सबसे कम यानी सिर्फ 15% संभावना दिखती है। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की बात से समझिए। वो कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी का पलड़ा भारी हो तो संख्या की कमी की भरपाई की जा सकती है। चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों की चुनौती को देखते हुए भारत के लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी, जो कि बेहद जरूरी है। तो बात एकदम साफ है, अगले 24 महीने मतलब आने वाले 2 साल भारत के लिए बहुत अहम है। जो भी फैसला लिया जाएगा वो आने वाले कई दशकों के लिए भारत की सुरक्षा और उसकी वैश्विक स्थिति को तय करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी रास्ता चुना जाएगा, क्या वो हमारे भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी होगा?